नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और इसमें हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है 39वां चैप्टर है, नेहरू के बाद का भारत है। उसमें हम एनडीए सरकार 2014 से 2019 तक की, जो मई 2014 से मई 2019 जो है उसको हम पढ़ रहे हैं। इसको अब हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें जहाँ से हमने पढ़ना छोड़ा था उससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये रहा वो भाग जहाँ से हमने छोड़ा, अवसंरचना। मोदी सरकार ने आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया। राजमार्गों का द्रुत निर्माण, नवीन भारतमाला एवं सागरमाला परियोजनाएं, क्षेत्रीय हवाई अड्डों एवं क्षेत्रीय वायु संपर्कता का निर्माण एवं पुनरुद्धार, उड़ान योजना, रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण पर अधिक कार्य जैसी सभी उपलब्धियों का श्रेय एनडीए सरकार को जाता है। पूर्व की सरकार द्वारा उजाला एलईडी बल्ब योजना शुरू की गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस योजना का विस्तार किया और प्रत्येक बल्ब की कीमत को आधा किया। कल्याणकारी योजनाएं। एनडीए सरकार ने बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण लोकहित योजनाओं को शुरू किया, जिसमें से कुछ पूर्व की सरकार की पहलों पर आधारित थी और कुछ नई योजनाएं स्वयं तैयार की गई थीं। एनडीए सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का एक मुख्य सकारात्मक पहलू इसका अधिक दक्ष क्रियान्वयन था। प्रधानमंत्री आवास योजना पहल के एक हिस्से के रूप में बड़ी संख्या में ग्रामीण आवासों का निर्माण किया गया और इसमें वृद्धि की गई ताकि अधिकतर लाभार्थियों को आवास प्रदान किया जा सके। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 2018 तक सभी गांवों में विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण पर भी व्यापक बल दिया गया। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराना है, ताकि ग्रामीण भारत में भोजन पकाने से प्रदूषणकारी ईंधन को स्वच्छ एवं अधिक दक्ष एलपीजी से प्रतिस्थापित किया जा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ लड़कियों की शिक्षा एवं कल्याण को प्रोत्साहित करके जो है महिला शिशु हत्या की दर में कमी करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। सुकन्या समृद्धि योजना भी 2015 में ही शुरू की गई थी, जिस योजना का प्राथमिक उद्देश्य कन्या शिशु हेतु कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना एवं उनका क्रियान्वयन करना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की आलोचना मोदी सरकार द्वारा की गई थी, जब यूपीए इसका क्रियान्वयन कर रही थी। लेकिन सत्ता में आने के पश्चात मोदी सरकार ने इस योजना को बंद नहीं किया, अपितु कई मायनों में इसमें सुधार किया। मोदी सरकार ने पहले तो सरकारों द्वारा शुरू की गई कई पेंशन योजनाओं को सुधारों एवं परिवर्तनों के साथ जारी रखा और कुछ नई योजनाओं को शुरू किया। सुरक्षा के मामले में देखें तो माओवादियों से निपटना। कई क्षेत्रों में माओवादी खतरे को दबाया गया है और जहां माओवादियों के द्वारा पहले बेखौफ संचालन किया जा रहा था। हालांकि छत्तीसगढ़ ने जब तब माओवादियों हमलों को झेला है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि माओवादियों द्वारा जारी हिंसा बस्तर मंडल में एक बड़ी चिंता बनी रही, जबकि दक्षिणी राज्यों में माओवादियों को रोकने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। बेहतर सड़क संपर्कता और नवीन हथियारों और प्रशिक्षित सुरक्षा बलों ने स्थिति सुधार करने में मदद की है। सरकार ने वर्ष 2015 में नक्सल माओवादी आतंक से प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं सुरक्षा तथा सुरक्षा बलों के हथियारों में प्रशिक्षण में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना शुरू की। विमुद्रीकरण अभियान के चलते आतंकी गतिविधियों में रुकावट आई थी, जैसा उनके वित्तीय स्रोत कुछ समय के लिए बंद हो गए थे। हालांकि मई 2019 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादियों द्वारा एक आईईडी विस्फोट किया गया था। माओवादियों ने एक आतंक रोधी ऑपरेशन दल को निशाना बनाया। गढ़चिरौली और गोंडिया ऐसे क्षेत्र हैं जहां छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र से सटे हुए हैं। कश्मीर की स्थिति और पाकिस्तान की संलिप्तता। कश्मीर के हालात को पाकिस्तान के कार्यों पर विचार किए बिना आकलित एवं विमर्श नहीं किया जा सकता। भारत राज्य में अस्थिर सुरक्षा माहौल भारत के पाकिस्तान के छद्म युद्ध के कारण है। छद्म यानी छुप कर युद्ध। दिसंबर नवंबर 2014 में जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा के चुनाव आयोजित किए गए। क्षेत्रीय पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन अपने बलबूते सरकार नहीं बना सकी। फरवरी 2015 में बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाने का निर्णय किया।
मार्च में गठबंधन सरकार ने शपथ ली और पहली बार बीजेपी राज्य में सरकार का हिस्सा बनी। पीडीपी प्रमुख जो हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने, लेकिन जनवरी 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की मृत्यु हो गई और इसके गठबंधन के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। मुफ्ती की बेटी और पीडीपी के प्रमुख की उत्तराधिकारी बनी महबूबा मुफ्ती। बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती थी। जैसा गठबंधन खतरे में प्रतीत हुआ, राज्यपाल का शासन प्रख्यापित किया गया। आपसी समस्याओं को सुलझाने पर अप्रैल 2016 को महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बनी। सुरक्षा बलों द्वारा बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन एक कमांडर को मार गिराए जाने के कारण जुलाई 2016 में कश्मीर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन विरोधियों ने कर्फ्यू तोड़ डाला और सुरक्षा बलों और पुलिस पर पथराव किया। भारतीय सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल करके विरोधियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिसे अहानिकारक माना जाता था, लेकिन इससे कई लोगों की आंखों के स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त होने के मामले सामने आए। इसने स्थिति को और अधिक खराब कर दिया। अगस्त 2017 में अबू दुजाना प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का पाकिस्तानी कमांडर अबू दुजाना और उसके साथी जो थे आरिफ नबी डार भारतीय सेना के जवानों के साथ कश्मीर के पुलवामा जिले में मुठभेड़ में मारे गए। इस पर भी हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। गठबंधन सरकार के बीच मतभेद सामने आ गए। अंततः बीजेपी द्वारा सरकार से समर्थन वापस लेते ही जून 2018 में गठित जटिल गठबंधन का अंत हो गया। दोनों दलों के बीच गठबंधन टूटने का तात्कालिक कारण रमज़ान सीज फायर की निरंतरता को लेकर मतभेद था। आतंकवादी सीज फायर के दौरान भी अपनी आतंकी चालों को जारी रखे हुए थे। इस दौरान पत्रकार शुजात बुखारी और सेना के जवान औरंगजेब की हत्या समेत कई आतंकी घटनाएं हुई। केंद्रीय गृह मंत्री इस बात को लेकर सख्त थे कि आतंकवाद से सीज फायर के लागू न होने की स्थिति से भी निपटना होगा। किसी भी मामले में गठबंधन का कोई आधारात्मक सद्भाव नहीं था और यहाँ तक कि कार्यगत समन्वय का भी अभाव था। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपना त्याग पत्र दे दिया और बाद में राज्य में फिर से जो है राज्यपाल शासन लगा दिया गया। इस बीच भारतीय सुरक्षा बल पर जब हमले होते रहे जनवरी 2016 में जनवरी 2016 में जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकवादियों द्वारा पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमला कर दिया गया। 25 जून 2016 को एक सीआरपीएफ के काफिले पर पुलवामा जिले में पंथा चौक से पैम्पोर कस्बे जाते समय लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। 18 सितंबर 2016 की सुबह भारी गोला बारूद और शस्त्रों से लैस 4 आतंकवादी उरी सेक्टर श्रीनगर से कुछ 100 किलोमीटर दूर के आर्मी कैंप के प्रशासनिक खंड में प्रवेश कर गए और बड़ी संख्या में सैनिकों को मारा। यह 26 वर्ष में आतंकी आर्मी कैंप पर होने वाला सबसे गंभीर हमला था। जवाबी हमले के बाद सभी 4 आतंकवादी मारे गए। इस हमले में जैश ए मोहम्मद के शामिल होने का संदेह जताया गया। भारत ने बदले के रूप में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सीमा रेखा आर पार प्रायोजित होने वाले आतंकवाद के खिलाफ 29 सितंबर 2016 को एक सर्जिकल स्ट्राइक की। भारतीय सेना ने कहा कि इस ऑपरेशन में भारी संख्या में आतंकवादियों को मार गिराया गया। हालांकि ये काफ़ी देर तक आतंकवादियों की गतिविधियों को नहीं रोक पाया। आतंकवादियों ने 3 अक्टूबर 2016 की रात को बारामूला में स्थित राष्ट्रीय राइफल बटालियन पर ग्रेनेड से हमला किया। इस बार बताया गया कि हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे और जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। पाकिस्तानी सेना द्वारा फायरिंग से सीमा क्षेत्र कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया और भारतीय सेना को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जिले के जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर वाहन सहित एक आतंकी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के काफिले पर बम विस्फोट किया। कहा गया कि यह दशकों बाद कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ सबसे भयानक हमला था, जिसमें हमलावर सहित सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। 26 फरवरी 2019 के शुरुआती घंटों में भारतीय वायुसेना आईएएफ के मिराज लड़ाकू विमानों ने भारत के विभिन्न एयरबेसों से उड़ान भरी और जम्मू कश्मीर के सीमा रेखा के पार करके खैबर पख्तून प्रांत के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों कैंपों पर मिसाइल से हमले किए। भारतीय वायुसेना द्वारा सरकार को जानकारी के अनुसार 80% बमों ने सफलतापूर्वक टारगेट पर चोट की और दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त किया। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने कहा कि नुकसान केवल बालाकोट के पास निर्जन पहाड़ी पर
जंगलों को हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी कहा कि हमलों ने कथित टारगेट को नहीं भेदा, जैसा कि उपग्रह से लिए गए चित्र तस्वीरें अभी भी भवनों को खड़ा दिखाती हैं। इस मामले पर संदेह बना रहा। अप्रैल 2019 तक पाकिस्तानी अधिकारियों ने मीडिया को कथित स्थान पर जाने नहीं दिया। भारतीय वायुसेना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हमले में प्रयोग किए गए स्पाइस बमों ने बाहरी भवनों इमारतों को क्षति पहुंचाने के बजाय लक्षित लोगों और आतंकियों को मारा। इसलिए आईएएफ के पास तस्वीरों के रूप में प्रमाण को साबित करने के लिए बालाकोट स्ट्राइक वास्तव में सफल रही। अधिक साक्ष्य नहीं है। बालाकोट हवाई हमलों ने भारत और पाकिस्तान को सशस्त्र संघर्ष के मुहाने पर खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी वायुसेना ने 27 फरवरी 2019 को बदले की कार्रवाई का प्रयास किया। भारतीय वायुसेना ने प्रत्युत्तर में अपने लड़ाकू विमान जम्मू कश्मीर के आसमान में पाकिस्तानी हमलों को निष्फल करने के लिए भेज दिए। भारत के MiG-21 लड़ाकू विमान ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया, लेकिन MiG-21 स्वयं भी क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद पायलट और विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान की सीमा में गिर गए, जहां पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें 2 दिन बाद छोड़ दिया गया, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम हो गया। इस झड़प के चलते पाकिस्तान और भारत दोनों ने हवाई मार्ग एक दूसरे के लिए बंद कर दिए। पाकिस्तानी वायु क्षेत्र के बंद होने से भारत के पश्चिम में जाने वाली उड़ानों भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जैसा कि उड़ानों को लंबा मार्ग तय करने को बाध्य होना पड़ा। पाकिस्तान को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। जुलाई 2019 में हवाई क्षेत्र खोल दिया गया। विदेश संबंध। वर्ष 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने से भारत की विदेश नीति पूरी तरह से बदलाव नहीं हुआ। हालांकि इन वर्षों में सूक्ष्म बदलाव विकसित हुआ, जैसा कि भारत के विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा। भारत अपने गुटनिरपेक्ष इतिहास से आगे बढ़ा है। आज भारत एक सम्मिलित राष्ट्र है, लेकिन मुद्दों पर आधारित है। सुषमा स्वराज बीजेपी की 31 वरिष्ठ नेता को 2014 में विदेश मंत्रालय सौंपा गया और वे स्वतंत्र रूप से विदेश मंत्रालय संभालने वाली भारत की पहली महिला बनी। हालांकि प्रधानमंत्री सदैव इस क्षेत्र का घनिष्ठ अवलोकन करते रहे। न केवल सुषमा स्वराज ने बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न देशों की यात्राएं की और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शिरकत की। मोदी की विदेश नीति का महत्वपूर्ण बल पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने पर था। सरकार की नेबरहुड डिप्लोमेसी बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के साथ संबंधों को सुधारने में सफल रही। 2015 में कुछ ऐसे एन्क्लेव के मामले में बांग्लादेश के साथ भूमि विनिमय सौदे की भारतीय संसद ने पुष्टि की, जिसे यूपीए सरकार द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन लंबित पड़ा था। लेकिन पाकिस्तान के साथ संबंध उतार चढ़ाव वाले बने, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। चीन के साथ भी कुछ कठिनाइयाँ थी, लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रही और स्थिति नियंत्रण में बनी रही। 2017 में डोकलाम पर भारत और चीन के रिश्तों में एक प्रमुख गतिरोध आया। डोकलाम 100 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला है, जिसमें पठार और घाटी हैं तथा भारत, भूटान और चीन के बीच एक क्षेत्र में अवस्थित हैं। यह तिब्बत की चुम्बी घाटी, भूटान की हा घाटी, इसके अलावा सिक्किम से घिरा हुआ है। 2017 में चीन ने इस क्षेत्र में सड़क बनाने का प्रयास किया और भारतीय सेना ने अपने समकक्ष भूटानी सेना को इसका विरोध करने को कहा, जिसके परिणाम स्वरूप गतिरोध उत्पन्न हुआ। डोकलाम भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है, जैसा कि यह सिलीगुड़ी गलियारे के नज़दीक है, जो इसके पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा है। $60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC ने भी द्विपक्षीय संबंधों में कड़वाहट घोली थी। CPEC बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI का एक हिस्सा है। BRI परियोजना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा विश्व में चीन के प्रभाव को समेकित करने के लिए शुरू की गई थी। पूर्व की सरकारों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पहले ही रिश्ते सुधार लिए थे। मोदी ने अमेरिका के साथ साझेदारी को और अधिक प्रगाढ़ किया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को भारत की यात्रा पर आने पर सहमत कर लिया। भारत के विकास के प्रयासों में अमेरिका की पूंजी और तकनीक प्राप्त करने द्विपक्षीय संबंधों को एक नवीन आवेग प्रदान किया। मोदी दोनों देशों की सेनाओं के बीच लॉजिस्टिकल सहायता, आपूर्ति एवं सेवाओं की सुसाध्यता के लिए 2016 में हुए द्विपक्षीय लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर अमेरिका के हस्ताक्षर प्राप्त करने में सफल रही। फिर 2018 में उन्नत रक्षा प्रणाली तक पहुंच बनाने के लिए कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट यानी जिसको हम कॉम कासा यानी कि कॉम COMCASA हस्ताक्षरित किया गया।
अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के आगमन पर संरक्षणवादी अमेरिकी व्यापार नीतियों पर हावी हो गए, जिसने भारत अमेरिकी संबंधों को क्षति पहुंचाई। फिर भी अमेरिका भारत का समर्थक बना रहा और द्विपक्षीय संबंध बने रहे। भारत चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा बनने पर सहमत हुआ, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। यद्यपि टोक्यो के साथ साझेदारी की दिशा में शुरुआती कदम मनमोहन सिंह की सरकार ने उठाए, तथापि मोदी के कार्यकाल में इन संबंधों में एक नई ऊंचाइयों को छुआ। जापान और भारत मुक्त एवं खुले भारत प्रशांत क्षेत्र में अपरिहार्य बन गए और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी महत्वपूर्ण है। निस्संदेह जापानी सुरक्षा ने अपने गठबंधन की नींव अमेरिका के साथ रखी, लेकिन चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए जापान भारत को एक महत्वपूर्ण पूरक साझेदार के रूप में देखता है। एनडीए सरकार की विदेश नीति अति सक्रिय प्रकृति लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में बदलने में दिखाई देती हैं, जो पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रभाव को विस्तारित करने की आवश्यकता पर बल देती हैं। पश्चिम एशिया में बिना किसी अधिमानता के भारत ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC की स्थापना के बाद भारत पहली बार इसमें स्वयं को आमंत्रित करवाए जाने में सफल रहा। भारत ने राजनीतिक और आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात तक साहसपूर्ण पहुंच बनाई। लंबे समय में भारत सीमा पारी आतंकवाद के खतरे से लड़ता रहा और खाड़ी राज्य से इसलिए इस्लामी आतंकवाद के विरुद्ध बढ़ते विरोध का लाभ लेने का प्रयास किया। भारत ऑस्ट्रेलिया समूह में शामिल हुआ, जिसका उद्देश्य जैविकी और रासायनिक हथियारों के प्रसार को रोकना और अधिक सुरक्षित विश्व का निर्माण करना। इसके साथ भारत 4 परमाणु निर्यात नियंत्रण प्रणाली में से 3 का सदस्य बन गया। इससे पूर्व भारत 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी कि MTCR और 2017 में वासेनर समझौते यानी कि WA में शामिल हुआ। परमाणु आपूर्ति समूह यानी कि NNG में भारत की सदस्यता अभी भी लंबित है, जैसा कि चीन इसमें भारत की सदस्यता का विरोध करता है। भारत ने पृथ्वी के सामने चुनौती बने वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की स्थापना में एक अग्रणी भूमिका निभाई। मोदी के विरोधी विश्व नेताओं के साथ उनका आलिंगन और सेल्फी को लेकर उन पर उपेक्षापूर्ण हंसी कर सकते हैं, लेकिन इन सब में विदेशी संबंधों की एक समझदार रणनीति छिपी है। मोदी सरकार ने रणनीतिक स्वायत्तता को पुनर्परिभाषित करने का एक लक्ष्य रखा, जो साझेदारी की उपेक्षा करने की बजाय मजबूत साझेदारी के माध्यम से हासिल हो सकता था। आज का वैश्विक परिदृश्य जटिल है और इसमें एक देश की शैली लोचशील होनी चाहिए। इसलिए क्वाड के साथ भारत की संलग्नता चीन के संदर्भ में इसकी रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाती है, और जब ये त्रिपक्षीय संबंधों के लिए रूस एवं चीन के साथ परामर्श करता है तो ट्रंप प्रशासन के संबंध में इसकी रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ जाती हैं, जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों को चुनौती देता है। सामाजिक स्थिति देखें तो मोदी के शासनकाल में सांप्रदायिक दंगे व्यावहारिक रूप से न के बराबर हुए, लेकिन यह एक स्पष्ट अवधारणा है कि बड़ी संख्या में हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों की गतिविधियां मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर मुख्य धारा में आ गई और उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई और ऐसा प्रतीत होने लगा कि उन्हें सरकार का मौन समर्थन प्राप्त है। धर्म परिवर्तन कर चुके हिंदुओं के लिए घर वापसी कार्यक्रम, आरोपित इस्लामी प्रथा जिसे लव जिहाद का नाम दिया गया के विरुद्ध अभियान, इसके अलावा महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की प्रशंसा, कुछ ऐसी गतिविधियाँ थी जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न से बचाने के लिए प्रकट रूप से एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया, जिसमें मोरल पॉलिसिंग शामिल थी। लफ्ज़ियात कहे जाने वाले कृत्य के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया। हालांकि ये कम समय तक रहा, क्योंकि यह पसंद की आज़ादी का उल्लंघन था। इस मुस्लिम व्यक्तियों पर गौ हत्या के कथित आरोप के लिए हिंसक हमले हो रहे थे। गैर मुस्लिमों, विशेष रूप से दलित और आदिवासियों पर झूठे आरोपों के तहत हमले हो रहे थे। इन हमलों का एक विक्षोभकारी पहलू था सहानुभूतिपूर्वक परिदर्शकों द्वारा भीड़ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना। कुछ दक्षिणपंथी उथले तत्वों द्वारा निश्चित रूप से मान लिया गया था कि उन्हें इस हिंसा में सरकार का मौन समर्थन प्राप्त है, लेकिन निश्चयात्मक रूप से ये मानने से पहले कि भीड़ की हत्या की घटनाएं मोदी के कार्यकाल में बढ़ी, किसी को भी पहले गहन ऐतिहासिक शोध करने की आवश्यकता है। यदि बीजेपी द्वारा समाज को हिंदू और मुस्लिम में ध्रुवीकृत किया गया था तो भीड़ द्वारा केवल मुस्लिमों की हत्या होनी चाहिए और गौ हत्या के लिए ऐसा होना चाहिए था। तब
फिर भी कोई बच्चा चोरी और जादू टोने जैसे आरोपों पर व्यक्तियों की भीड़ हत्या के बढ़ते मामलों की व्याख्या नहीं कर सकता। बीजेपी की सत्ता में आने के साथ इंटरनेट के प्रयोग में असाधारण वृद्धि हुई। स्मार्टफोन का सर्वव्यापी प्रयोग, सस्ता इंटरनेट कनेक्शन केवल 2010 के बाद आम बात हो गई। कुछ मामलों में ऐसा प्रतीत हुआ कि भीड़ का पूरा घटनाक्रम दर्शकों के लिए तैयार किया गया हो, जैसा कि शायद प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक उन्नति के लिए वीडियो अपलोड किया गया हो। मोबाइल फ़ोन के युग से पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा किए गए बुरे कृत्य की खबर पहुंचाने में कुछ घंटे लगते थे। हालांकि मोबाइल क्रांति के बाद केवल कुछ मिनटों में संदेश फैलने लगे। व्हाट्सएप द्वारा इस प्रकार के संदेशों को बेहद निंदनीय, शोषणीय ढंग से भेजा जाने लगा। झूठी खबरों का प्रसार भी आम हो गया। उग्र राष्ट्रवाद अक्सर दिखाई देने लगा। सोशल मीडिया पर मानव जीवन के प्रति कम संवेदना के साथ निंदनीय टिप्पणी, फूहड़ हंसी और निगरानी समूहों की सक्रियता बढ़ने लगी। निगरानी समिति समूह राजनीतिक एजेंडे के तहत अल्पसंख्यकों पर हमले करने लगे। सर्वोच्च न्यायालय ने भीड़ हत्या पर हस्तक्षेप किया और सरकार को कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया और प्राधिकारियों को इसे रोकने के कदम उठाने जैसी घटनाओं पर होने पर उचित कार्रवाई करने हेतु दिशा निर्देश दिए। इसने अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित होने की बात कही। इस सब के बीच प्रधानमंत्री काफ़ी समय तक चुप रहे। यदि वे उपद्रवी तत्वों पर नियंत्रण करते, शायद स्थितियाँ कुछ अलग होती और शुरुआती समय में ही हिंसा के शिकार व्यक्तियों को आशान्वित करते कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि कुछ राजनीतिक टिप्पणीकारों ने सुझाया कि कुछ रेडिकल हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा हिंसा का उद्देश्य मोदी की प्रभुसत्ता को कम करना था। सख्त कानूनों के बावजूद यहाँ की व्यापक जागरूकता और अभियान के महिलाओं के विरुद्ध हिंसा निर्बाध जारी रही। बच्चों से बलात्कार के मामलों ने राष्ट्र को स्तब्ध कर दिया। इसके प्रत्युत्तर में सरकार ने 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों से बलात्कार पर मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान किया और सभी बलात्कार के मामलों को सख्त पोस्को एक्ट के अंतर्गत लाकर इनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया। हालांकि कानून केवल महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार और हिंसा के मामलों में भी अधिक कारगर हो सकता है, लेकिन सामान्यतः लोगों एवं समाज की सोच में भी बदलाव की आवश्यकता है। इसके अलावा विधि प्रवर्तन अभिकरणों को भी संवेदनशील होने की आवश्यकता है। किशोर न्याय, बाल एवं किशोर श्रम एवं मानसिक स्वास्थ्य, जिसने आत्महत्या को प्रयास को भी अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, जैसे विभिन्न सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण कानूनों को एनडीए सरकार के अंतर्गत पारित किया गया। कौन कौन से कानून है, ध्यान दीजिए। किशोर न्याय, बाल एवं किशोर श्रम एवं मानसिक स्वास्थ्य, जिसने आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। इस तरह के कानून। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के द्वारा एक अन्य ऐतिहासिक निर्णय लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वीर यानी कि LGBTQ+ समुदाय द्वारा सामाजिक वैधता हासिल करने हेतु जारी संघर्ष की दिशा में दिया। धारा 377 में उल्लिखित समलैंगिकता, जो अधिकांशतः विक्टोरियन ब्रिटिश समय से अधिक संगत थी, को न्यायालय ने अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। पहली बार वर्ष 2001 में नाज फाउंडेशन द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में धारा 377 को संवैधानिक वैधता का मामला उठाया गया था, जिस पर 2009 में उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने धारा को अवैध घोषित किया था, लेकिन उस निर्णय को 2013 में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। 2018 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदल लिया। अगस्त 2017 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने निजता के अधिकार को बनाए रखा और समलैंगिकता को अपराध मुक्त करने के मामले में धारा 377 को नवीन व्याख्या का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि समलैंगिक विवाह, संपत्ति का उत्तराधिकार और नागरिक अधिकारों पर विचार नहीं किया गया। आश्चर्यजनक रूप से अधिकतर राजनीतिक समूहों ने इस निर्णय का स्वागत किया। एक अन्य स्तर पर मोदी सरकार ने निराश किया। रोजगार सृजन के मामले में बेहद थोड़ी प्रगति हुई। भारत के श्रम बल का एक बड़ा हिस्सा निरंतर अकुशल एवं निर्धन बना हुआ था। बेरोजगार की दर अत्यधिक ऊंचे स्थान पर पहुंच गई थी। सरकार मेक इन इंडिया पहल के बावजूद नौकरियां सृजित करने के लिए उद्योग में विनिर्माण के क्षेत्र को पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करने में सफल नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ भी कृषि की भांति कई कारण और एवं जटिलताएँ थी। भारत के कामगारों के बीच कुशलता का निम्न स्तर, उपलब्ध नौकरियों में कम वेतन, लचर आधारित ढांचा और भारत के अप्रासंगिक श्रम कानून के कुछ कारक थे। अब हम आगे पढ़ेंगे आम चुनाव और एनडीए की वापसी, उसको लेकिन अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।